भाइयों, एक घर में कुछ मेहमान आए हुए होते हैं जो सोफे पे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स आवाज लगाता है, सपना चाय लेके आ जाओ। वो सपना ट्रे में चाय लेके आती है और उन लोगों के पास पहुंचती है जो सोफे पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। एक एक करके सभी को चाय देने लगती है। जैसे उन लोगों ने चाय पीना शुरू किया तो आपस में कहने लगे, चाय बहुत बेकार है। वहीं पर एक औरत खड़ी हुई थी, वो चीख के कहने लगी, ये बदतमीज कोई काम ठीक से नहीं करती है, जब देखो तो ऐसे उल्टे सीधे काम करती है और खासकर तब करती है जब कोई घर में सदस्य आता है। सपना उन लोगों का चेहरा देख रही थी और उसका शरीर भी कप रहा था। तो वो स्त्री कहती है, अब खड़े खड़े क्या यहीं जमीन में धंसेगी, जा और जाकर के दूसरी चाय लेके आ। अब वो जाती है, दूसरी चाय फिर लेके आती है। लेकिन भाइयों, एक एक करके चाय उन लोगों को दी। जैसे उन लोगों ने चाय पी तो वो लोग अपना मुंह टेढ़ा करने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं, कहने लगे पहले की चाय तब भी ठीक थी, ये तो बिल्कुल कड़वी है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अब जो वहां औरत खड़ी हुई थी वो एकदम से सपना का हाथ पकड़ती है और घसीटती हुई किचन में ले जाके उसकी बाह को मरोड़ना शुरू कर देती है। कभी उसकी चोटी खींचती है, कभी घूंसे की मार लगाती है। तो वो सपना चीख रही है कि कोई मेरी मदद कर दो, कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी हेल्प करो। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। आपसे वही गुजारिश करूंगी, आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, बात करते हैं सपना की। सपना एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। इसके 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी सपना है जिसकी उम्र 19 से 20 साल की है। एक छोटी और बहन है, उससे छोटा एक भाई है। लेकिन इनकी इतनी बुरी कंडीशन थी, ना तो ठीक से पहनने को कपड़े हैं और ना 2 वक्त की सुबह शाम रोटी मिलती है भरपेट। पिता काम करने के लायक नहीं है, माँ शरीर से कमजोर है। कहने का मतलब इन्हें अब घर गृहस्थी में बड़ी तकलीफ होती थी जीवन गुजारने में। तो सपना के करीबी में कोई एक इसका खास व्यक्ति होता है। जब उसने सपना की ऐसी कंडीशन देखी तो सपना को एक सेठ के यहाँ पर काम पे लगा दिया। सपना अब वहीं जाती है, काम करती है, वहीं रोटी खाती है, वहीं रहती है। और जब सपना काम करने के लिए सेठ के घर गई तो भाइयों, सुबह 4 बजे जागती है, पूरे घर में झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना। सेठ के 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों को अपने अपने रूम में चाय दे के आना, उनके फिर टिफ़िन लगाना। कोई जॉब पे जाता है, कोई स्कूल को जाता है, कोई कहीं जाता है। कहने का मतलब हर किसी को अपनी अपनी जो व्यवस्था होती थी सब सपना करती है। टाइम से चाय देना, टाइम से खाना बनाना, टाइम से टिफ़िन लगाना और सबके कपड़े धुलना, उन पे प्रेस करना, घर गृहस्थी देखना, साफ सफाई करना, ये सारे काम सपना के ही ऊपर पड़ जाते हैं। आप सोच सकते हो, जिसकी उम्र 19 से तकरीबन 20 साल की है, छोटी उम्र की लड़की इतना बड़ा काम कैसे कर सकती थी। लेकिन कभी कभी वो याद करके रो लेती है कि भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। अगर मैं गरीब नहीं होती तो क्यों इनके यहाँ इस कंडीशन में रहती। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के जुबान पे सिर्फ सपना का ही नाम रहता है। जो आता है, सपना मेरी टाई कहाँ, सपना मेरी टॉवल कहाँ, सपना मुझे चाय चाहिए, सपना मुझे नाश्ता चाहिए, सपना मेरा टिफिन कहाँ। कहने का मतलब उसका जीना बहुत दुश्वार हो गया। ना तो वो ठीक से खाना खा पा रही थी, ना अपने शरीर की केयर कर पा रही है। इतनी बुरी उसकी कंडीशन हो गई। 5 बच्चों की जुबान पे सिर्फ सपना ही नजर आती थी।
जो बुलाता है सपना, मालकिन आती है सपना, मालिक आते हैं सपना, बच्चे बुलाते हैं सपना। कहने का मतलब उसका जीवन इतना संघर्ष में हो गया जो उसे 5 मिनट रिलैक्स करने को नहीं मिलते हैं। 2 मिनट का समय उसे ठीक से पंखे की हवा खाने को नहीं मिलता है। इतनी बुरी कंडीशन उसकी हो गई। भाइयों, सपना सोच लेती है कि अगर सपना तुम पे गरीबी ना होती तो तुम इस नरक में काम करने नहीं आती। कोई नहीं, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इन लोगों के जुल्म सहने पड़ेंगे। यही सोच के वो बेचारी काम करती रहती है। छुप छुप के कभी रो भी लिया करती थी। उसका दर्द कोई जानने वाला नहीं था। कोई उसे दो ठीक से प्रेम से बात करने वाले नहीं थे। जो दो मोहब्बत की या प्यार की या बेटी की या बहन की कोई रिश्ते से लेके उससे दो बातें कर लेते, कोई नहीं उसे समझता था। सिर्फ नौकरानी की ही दृष्टि से देख रहे थे। वो ये जानते थे कि जितना इससे काम ले लूँ उतना कम है। ये कंडीशन हो गई सपना की। इसी तरीक़ा से सपना को उस घर में 4 महीने गुजर जाते हैं काम करते करते। बेचारी बिल्कुल उदास रहने लगी। एक दिन उसे अपनी माँ की याद आई तो बैठ के रोने लगी। लेकिन तब तक जब 4 महीने हो जाते हैं, उसकी माँ को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो सपना के मालिक के घर आ जाती है और कहा, मालिक मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मालिक ने पैसे निकाल के सपना की माँ को दे दिए। मन में विचार किया, यहाँ तक आई हूँ तो बेटी सपना से भी मिल लेती हूँ। माँ ने जैसी सपना को आवाज़ लगाई, सपना निकल के आई तो माँ कहने लगी है, बेटी तू कैसी है? सपना नीचे पलकें झुका के खड़ी हो जाती है। पूछने लगी, माँ मैं जैसी हूँ तैसी ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जवाब दिया, बेटी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से मैं तुम्हारी मालिक से आज 4 महीने का पेमेंट करा के ले जा रही हूँ। इन पैसों से हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़े काम आ जाएंगे। लेकिन सपना का चेहरा माँ ने जैसे ही देखा वो समझ गई मेरी बेटी बड़ी परेशानी में है। बेटी क्या बात है जो तू मुझे बताना नहीं चाहती है? तो सपना के नैनों से आंसू की धार बहने लगी और रोती रोती कहती है, माँ ये लोग बड़े जालिम हैं, सारे दिन हमसे काम कराते हैं, मुझे 5 मिनट सुकून बैठने को नहीं देते हैं। सभी की जुबान पे सिर्फ सपना ही सपना होती है। घर का सारा काम मुझ पे है। मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझ पे चला नहीं जा रहा है, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती हूँ। ये लोग इतना काम कराते हैं लेकिन फिर भी इन लोगों के उल्टे शब्द होते हैं। माँ ने जैसी बेटी को रोता हुआ देखा तो एकदम से कहने लगी, बेटी नहीं चाहिए मुझे पैसे, मैं अपनी गरीबी में ज़िंदगी काट लूँगी लेकिन मैं अपनी बेटी को इस नरक में नहीं छोड़ूंगी। तू चल मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। तो सपना समझाती है और कहने लगी है, माँ तुम्हें नहीं मालूम, मैं घर में बड़ी हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है अपने छोटे भाई बहन के लिए अच्छा स्कूल दिलाना, अच्छे कपड़े दिलाना, अच्छा भोजन दिलाना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई नहीं है। और ये सब करने के लिए माँ मुझे दूसरे के ताने सुनने पड़ेंगे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे की ताने सुननी पड़ेंगी और ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मेरे पास में पैसा होता तो हम क्यों यहाँ आते? माँ भी बड़ी दुखी हो जाती है। तो सपना अपनी माँ को वहाँ से कह देती है कि तुम जाओ माँ। 8,000 रुपये जो मालिक ने दिए थे सपना की माँ लेके चली जाती है। भाइयों, सपना इधर रोती सिसकती बिलकती धीरे धीरे और अपना समय वहीं पे रह के काट देती है। उसके भाई और बहन स्कूल जाने लगे, जिससे जो 2,000 रुपये उसे पर मंथ मिलते थे थोड़ा सुकून मिल जाता था। सपना के जो मालिक होते हैं उनका काम व्यापारी का होता है, वो व्यापार का काम करते हैं। तभी कुछ खरीदारी के चक्कर में सपना के मालिक के यहाँ पर 4-6 लोग आते हैं। उन्हें सपना का मालिक सोफे पे बैठालता है और सपना को सपना की मालकिन ने जवाब दिया है कि जा सपना चाय लेके आ। सपना चाय बना के ट्रे में लगा के उनके लिए चाय देती है
और जैसे उनने चाय पी तो कहने लगते हैं चाय बहुत बेकार बनी है। अरे चाय में बिल्कुल ये खौली नहीं है, चीनी पत्ती डाल के ऐसे उतार के लेके आ गई। सपना की जो मालकिन होती है वो कहने लगी ये नालायक सारे दिन ऐसे ही बदतमीजी देती रहती है, इसके कारनामे ही कुछ ऐसे होते हैं जो ये कभी ठीक से काम नहीं करती है, और तब करती है जब मेरे घर में कोई आता है तब ये ऐसी नीच हरकतें देती है। सपना अब तो डरने लगी, कांपने लगी, मालकिन चीख रही है उन लोगों के सामने, और सपना जो लोग चाहे उसकी इतरा रहे थे उनका चेहरा देख के उदास खड़ी है। मालकिन कहने लगी अब यहीं खड़ी जमीन में धंसेगी क्या, अरे जा और जाकर के दूसरी चाय लेके आ। सपना जाती है, दूसरी चाय लेके फिर आती है और फिर उन लोगों को चाय पीने को दी। जैसे उन लोगों ने कफ अपने मुख से लगाया, चाय जैसे ही जाती है एकदम से मुख बनाने लगते हैं, कहने लगे ये चाय तो उससे भी बेकार है, पहले की चाय तब भी ठीक थी, ये तो उससे भी बुरी लगती है, इसमें बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती पड़ी है, ये कड़वी लग रही है। भाइयों, सपना बहुत तेजी से कांपने लगी। मालकिन वहां से सपना का हाथ पकड़ के ले जाती है और कहने लगी चल मैं तुझे बताती हूँ, तू जब देखो तो मुझे जलील करती रहती है सब लोगों के सामने। और भाइयों, सपना को किचन में ले गई और बहुत बेरहमी से वो मालकिन सपना की पिटाई करने लगी। कभी उसके बाल पकड़ती है, खींचती है, कभी बाँह पकड़ के उसे ऐंठती है, कभी उसके घूंसे का प्रहार करती है। जब सपना के चोट लगती है तो चीखने लगी कोई मेरी मदद कर दो, कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी हेल्प कर दो। लेकिन किसी ने सपना को नहीं बचाया। जब तक मालकिन ने अपनी भड़ास नहीं बुझा दी तब तक सपना को नहीं छोड़ा, बराबर मारती रही। आखिरकार भाइयों, सपना वहीं पे चीखती रही, मार खाती रही। मालकिन जब थक जाती है तो चली जाती है। इधर जो उसके घर पे खरीदारी करने के लिए कुछ लोग आए थे काम के सिलसिले में, वो उसी रात वहीं रुक जाते हैं। और भाइयों, सब लोग शाम को लेट के सो जाते हैं, लेकिन उसमें एक लड़का था जिसका नाम सुबोध होता है। वो बेड पे जाके लेट गया है, लेकिन लेटा हुआ है, करवट ले रहा है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। लेटा हुआ कभी इधर करवट ले रहा है, कभी उधर करवट ले रहा है, कभी उठ कर के पानी पी रहा है, कभी जाके ग्रिल पे खड़ा हो रहा है, कभी पंखे के आगे बैठ रहा है। कहने का मतलब वो हर उपाय कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए। लेकिन जब सुबोध को नींद नहीं आई, आखिरकार भाइयों धीरे धीरे 1 बज जाता है। 1 बज गया लेकिन सुबोध को नींद नहीं आई। उधर बैठी हुई सपना रो रही है, उसका सारा बदन दर्द कर रहा था, उसे भी नींद नहीं आ रही है। सुबोध ने देखा ये तो वही लड़की है जो उस समय भाभी जी ने इसकी पिटाई करी थी। वो देख के बड़ा दुखी हो जाता है। होता क्या है, 2 बजे तक ये एक दूसरे को इधर उधर करवट लेते रहे, न सपना को नींद आ रही थी न सुबोध को नींद आ रही है। कहने का मतलब फिर इन्हें नींद आ जाती है। सुबोध भी सो गया, सपना भी सो गई। क्या देखा, 4 बजे सपना उठ करके घर में झाड़ू पोछा करने लगी। जैसे सुबोध की आंख खुली तो 4 बज रहे थे, तो क्या देखा, सपना झाड़ू पोछा कर रही है। ये सब काम करने के बाद उठी और उठने के बाद चाय को बनाया। जो जिस बिस्तर पे था वहाँ चाय दे के आई, सभी को चाय पिलाई। उसके बाद जो मालिक के 5 बच्चे थे, मालकिन के वस्त्र थे, मालिक के वस्त्र थे, बच्चों के कपड़े थे, उन्हें लेकर के धुलने जा रही थी। तभी सुबोध के पास जाती है और कहने लगी मालिक, यदि आपके पास कोई वस्त्र धुलने वाला हो तो आप हमें दे दो, मैं वो कपड़े धुल दूंगी। सुबोध पूछने लगा जब बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो सपना कहने लगी है मेरा नाम सपना है। सपना, मुझे सुबह 9 बजे जाना है, 9 बजे तक हमारे कपड़े सूख नहीं सकते हैं। सपना कहने लगी नहीं साहब,
मैं सबसे पहले आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में डालेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, फिर प्रेस भी लगा देंगे, जिससे कि आपके जो गंदे कपड़े हैं वो ठीक हो जाएंगे। 9 बजे तक मैं आपके कपड़े बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप मुझे दे दो। सुबोध कहने लगा, तुम ये सब जानती हो? जवाब दिया, हाँ मालिक, मुझे सारे काम आते हैं। सुबोध कहता है, शाम खाना किसने बनाया था? जवाब दिया, शाम मैंने ही बनाया था। कहने लगा, खाना तुमने इतना टेस्टी बनाया, फिर तुमने चाय क्यों नहीं बना पाई? 2 बार तुमने चाय बनाई, लेकिन दोनों ही बार वो चाय बहुत बेकार बनाई। इसका क्या मतलब था? जवाब दिया, साहब क्या बताएं, जिस मालिक के यहाँ पर मैं काम करती हूँ वो मालकिन बहुत बेकार है। ये हर वक्त मेरे लिए कोई व्यक्ति आए उनके सामने जलील करती रहती हैं। पहली बार जब मैंने चाय बनाई, मैं ठीक से बना रही थी, इन्होंने जवाब दिया कि गैस ज़्यादा तू खर्च कर रही है। गैस को थोड़ा सा पानी खोल पाया, गैस बंद करती। साहब ऐसी ही चाय मुझे उठा के दे दी कि ले, ऐसी ही लेके जा। आप लोगों ने वो चाय पी तो वो चाय सबने इतरा दी। जब मैं दूसरी बार चाय बनाने को गई तो मैंने तो ठीक से चाय बनाई, ये जाती हैं तो इन्होंने क्या किया, उसमें चाय की पत्ती अधिक डाल दी। तो इन्होंने जानबूझ के बहुत उसमें पत्ती डाल दी, जिससे कि वो चाय कड़वी हो जाती है। मालिक, इसी वजह से मेरी ये पिटाई हो गई, और कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के मेरे साथ में ऐसा करती हैं। सुबोध कहने लगा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत मेहनती हो, फिर यहाँ काम क्यों करती हो? कहीं दूसरी जगह काम कर लो। कहने लगी, मालिक मैं कहाँ काम कर लूँ, मैं इस नरक से निकलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। मेरे छोटे छोटे 2 भाई बहन हैं, उन्हें मैं पढ़ाना चाहती हूँ, शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ, लेकिन बिना नौकरी के कैसे कर पाऊँगी? काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुबोध कहने लगा है, सपना क्या तुम मेरे यहाँ पर काम करोगी? सपना कहने लगी, साहब बिल्कुल करूँगी। कहता है, मेरे घर में ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, हम 4 लोग हैं, 2 मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी। पत्नी मेरी बीमार रहती है, वो कोई काम नहीं कर पाती है, सिर्फ तुम्हें हमारे बच्चों को देखभाल करनी है, पत्नी की सेवा करनी है, खाना झाड़ू पोछा करना है, लेकिन तुम्हारी न कोई पिटाई करेगा न तुम्हें कोई डांटेगा, बस काम मन लगा के करना। सपना कहती है, ठीक है साहब। उसी समय सुबोध कहता है कि मालिक से तुम कल मना कर देना कि मैं काम नहीं करूंगी, अपना पेमेंट लेके तुम मुझे रास्ते में मिल जाना। ऐसा ही सपना ने किया। सुबोध चला जाता है। सुबह जब होता है तो सपना इस मालिक से मना कर देती है, अपना पेमेंट मांगती है और वहां से चली जाती है। जब सुबोध उसे मिल जाता है तो सुबोध सपना को लेके अपने घर पहुंचता है और उसे चेयर पर बैठने के लिए कहता है, सपना इस कुर्सी पर बैठो। तो सपना देख के सुबोध का चेहरा दंग रह जाती है। जब सपना कुर्सी पे मालिक के सामने नहीं बैठी तो उसकी जो पत्नी बीमार थी वो कहती है, बेटी बैठ जाओ। अरे अभी तुम काम बारी नहीं हो, अभी तुम मेरी मेहमान हो, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। सपना सोचने लगी, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। तब तक क्या देखा, सुबोध गिलास में पानी लेके आ जाता है और सपना से कहता है, लो सपना पानी पी लो। सपना सुबोध का चेहरा देखती रह जाती है, बहुत गहरी सोच में पड़ गई। प्रभु, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, एक इतना बड़ा मालिक घर का, जिसके पास में जॉब भी है, अच्छी खासी इनकम भी है, और एक नौकरानी के लिए पानी लिए खड़ा है। सपना सोच में पड़ गई। तो सुबोध की पत्नी कहती है, बेटी पानी पी लो। सपना ने पानी ले लिया, पानी पिया। सपना के दिल में सुबोध का प्रेम घाव कर जाता है। सोचने लगी सपना, दुनिया में इससे अच्छा अब तुम्हें मालिक कोई नहीं मिल सकता। तुम्हें जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे तुम्हारे मालिक और मालिकिन को कष्ट हो। तुम्हें दिल लगा के मेहनत से, लगन से काम करना है। भाइयों, सपना वो दिन तो गुजारती है जैसे दूसरा दिन। सुबह को सपना जागी, झाड़ू पोंछा टाइम से किया, बच्चों के टिफिन लगाए, बच्चों को तैयार किया, सुबोध का टिफिन लगाया, सुबोध को भी जो भी करना था वो किया। उसके बाद में सुबोध भी अपनी ड्यूटी चला जाता है। बच्चे भी स्कूल छोड़ के आती है,
फिर जो समय मिला, सुबोध की पत्नी जो बीमार थी उसे उठाया, नहलाया, उसके कपड़े धुले, बिस्तर साफ किया, घर साफ सफाई। कहने का मतलब सपना ने उस घर में एक नई रौनक जाते ही जाते ऐसा लगता था बाहर आ गई हो। सुबोध सपना के काम देख के बहुत प्रसन्न हो गया, उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। भाइयों, इसी प्रकार से सपना को सुबोध के घर में धीरे धीरे 3 साल गुजर गए। कभी सपना ने शिकायत का मौका ही नहीं दिया। जो घर की मालकिन थी सुबोध की पत्नी, वो सपना से बहुत प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। समय जब धीरे 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 7 साल हो गए, सपना को लगातार वहां पर काम करते करते जो सुबोध के बच्चे होते हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, और सुबोध की जो पत्नी होती है वो भी थोड़ा ठीक होने लगती है, क्योंकि सपना ने इतनी मेहनत करी, दिन भर काम करती थी, उसके बाद में जो टाइम बचता था उससे सुबोध की पत्नी को स्नान कराती है, उसके बाल काटती है, उसे भोजन कराती है, और जब टाइम थोड़ा बचता था तो उसके हाथ पैर भी दबाती थी। जब सपना धीरे धीरे 19-20 साल की लगभग वहां गई थी, जब तब तक समय धीरे धीरे कटता 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 लगभग सपना 30 साल की उम्र पे पहुंच जाती है। तो अब सुबोध की पत्नी को चिंता बढ़ने लगी कि अगर सपना की शादी हो गई तो मेरे बच्चों की केयर कौन करेगा, इस घर की साफ सफाई कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, सुबोध की देखभाल कौन करेगा। तभी एक दिन सपना और सुबोध को सुबोध की पत्नी ने अपने पास बुलाया और सुबोध से बोली है, सुबोध तुम सपना के साथ विवाह कर लो। सुबोध कहने लगे हैं, तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने सपना को पत्नी के रूप में कभी नहीं माना। कि सपना बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़ी मेहनती लड़की है, जो भी लड़का इसे पालेगा वो बहुत ही खुश रहेगा, लेकिन मैं सपना से कैसे शादी करूं। सपना कहने लगी है, माँ मैंने तुम जैसी देवी में एक माँ का रूप देखा है। एक माँ ने मुझे जन्म दिया है और दूसरी माँ ने मुझे खाने के लिए 2 वक्त रोटियों का ठिकाना दिया है। तुम मेरी माँ हो, और पिता के लिए जो सुबोध से आप शादी की बात कर रही हो, मैं इन्हें पिता के समान समझती हूँ, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तो सुबोध की पत्नी कहती है, बेटी अगर तू इस घर से चली जाएगी तो कौन हमारी देखभाल, कौन हमारी सेवा करेगा। सपना कहने लगी, माँ मैं जानती हूँ जिस माँ ने जन्म दिया वहाँ मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ 2 बच्चे और हैं उस माँ के पास में, वहाँ तो सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है तब तक मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, और कब तक, जब तक भाई की दुल्हन आ ना जाए और मैं ये देख ना लूँ कि तुम्हारी ठीक से सेवा वो कर रही है या नहीं कर रही है, मैं नहीं जाने वाली। आप बेफिक्र रहिए, ना मैं शादी करूँगी ना मैं आपको छोड़ के जाऊँगी। भाइयों, सुबोध ने जब ये बात सुनी तो बड़ा उसे सुकून मिला। जब सपना ने सुबोध से पिता का दर्जा दिया तो सुबोध का अब तो फर्ज बनता है उस घर का भी खर्चा उठाना। अब सुबोध सपना को सैलरी नहीं देता था, पर मंथ की उसकी मजूरी नहीं देता है, अब वो सारे खर्चे एक घर की बेटी जैसे उसके उठाने लगा। सपना के जो भाई बहन 2 और थे उनके लिए भी वो वैसे ही खर्चे पहुंचाता है जैसे अपनी इस बेटी के लिए, वैसे उन दोनों के लिए भी पहुंचाने लगा। आखिरकार सुबोध ने ही सपना के जो 2 भाई बहन थे उनका विवाह किया। इधर जो सपना ने सुबोध के 2 बच्चे थे उनसे भी भाई बहन का ही रिश्ता रखा। उनकी जब शादी होने का नंबर आया तो बड़े बेटे का जब विवाह हुआ, दुल्हन आंगन में आई तो सुबोध कहते हैं, बेटी सपना तुम भी अपनी शादी कर लो। जवाब दिया, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हो तो हम शादी को तैयार हैं। तो भाइयों, इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। अच्छे लोगों पे ही ये संसार टिका हुआ है। आज भी सपना की जो मालकिन थी सुबोध की पत्नी, जो बिल्कुल बीमार थी, वो ये कह रही थी कि अब हम ना बचेंगे, वो भी ठीक है, उसकी हंसती खेलती जिंदगी है।